हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग फाइनल परीक्षा की तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। मेरे प्यारे साथी, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में जो होने वाला है उसका 21 फरवरी का है ना वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है। जो इनका जो साइंस का फर्स्ट सीटिंग का एग्जाम होने वाला है साइंस का, मेरे प्यारे बच्चे, उनके लिए ये वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है बच्चे, ठीक है। और उसका विषय कोड रहने वाला है 101 रहने वाला है मेरे प्यारे साथी। तो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा अंत तक बच्चे, ठीक है, ताकि आप लोग का साइंस में 80 से 80 नंबर जरूर आए बच्चे। क्योंकि लास्ट में आपको बताने वाले हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कहां से देख सकते हैं, कैसे आप लोग लिख सकते हैं, आंसर के साथ आप लोग को सब बताएंगे बच्चे, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान तक है ना लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। आइए हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आइए पहला सवाल आपके सामने दिया गया है, सभी लोग बताओगे, है ना। कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी है ना चिर परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा आपका? तो किस दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं। अवतल दर्पण का होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य बताइए कितना होता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 380 nm होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले बी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, बताइएगा जल्दी से राइट आंसर क्या होने वाला है। कहता है यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। कहता है यदि बहुत सारे प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो याद रखिए आप लोग, प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ही, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। लघु पतन के समय परिपथ का जो प्रतिरोध होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बहुत कम हो जाता है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलो अगला सवाल। अगला है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सौर सेल कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए अगला सवाल कहता कि पवन चक्की से है ना उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए। पवन चक्की से प्राप्त करने के लिए 15 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। बताइए आप लोग क्या होगा। तो धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग क्या होगा। कौन सा रंग जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो किस रंग का उपयोग करते हैं? लाल रंग का उपयोग किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने 9वां नंबर सवाल, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल होता है बच्चे, लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है, याद रखिएगा आप लोग। 10वां नंबर सवाल, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है। तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना है। डी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना, C2H4 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। पता कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का जो प्रतिरोध है ना, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, जल्दी बताएंगे आप लोग। पता 13वां नंबर सवाल है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। जल्दी से बता दो बाबू, राइट आंसर क्या होगा। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में आप लोग याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिए आप लोग। चलिए अगला सवाल। अगला है आपके सामने 14 नंबर, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युत मनाए होते हैं, उदासीन, भूमि है ना भू संपर्कित तार होते हैं, तीनों का रंग कैसा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, लाल, काला और हरा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला बताइएगा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा को। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल।
17 नंबर सवाल आपके सामने है, नरौरा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा नाभिक विद्युत जो संयंत्र है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जल्दी बताओगे बाबू। अगला है आपके सामने, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो आप लोग याद रखिएगा आधी होती है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग क्या होगा। 19 नंबर सवाल है, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो आवर्धन का जो ऋणात्मक मान है यह बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत जो स्रोत है वो किसे माना जाता है? याद रखिएगा सूर्य को माना जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल सभी लोग बताओगे बाबू। अगला है आपके सामने कि प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे होती है किस प्रकार का तरंग होता है? तो याद रखिएगा आप लोग विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल, अगला है आपके सामने, निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। CaOH2 होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला बताइएगा बाबू क्या होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। C12H22O11 होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला सवाल, जल्दी बताओ बाबू क्या होगा राइट आंसर। विद्युत फ्यूज काम करता है, विद्युत फ्यूज काम करता है तो याद रखेंगे धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला सवाल, चलिए बच्चे अगला सवाल आपके सामने है बच्चों, जल्दी बताओगे आप लोग। 25 नंबर सवाल है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो क्या बनता है बच्चे? बच्चों सभी लोग बताओ क्या बनता है? आप कहेंगे विद्युत चुंबक बनता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। अगला बताइए आप लोग 26 का राइट आंसर क्या होगा। 26 नंबर है, विभक्त बलाई का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त बलाई का उपयोग किस उपकरण में करते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विद्युत मोटर में किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, करेक्ट ऑप्शन। अगला बताइए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग यूनिट होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला बताइए, अतिभारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो अतिभारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण बच्चों याद रखेंगे मेरे प्यारे साथी? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना, अवतल दर्पण याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, अवतल दर्पण आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 10 पर पावर -6 एम्पियर होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। सभी लोग अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी 80 में से 80 नंबर आ पाए मेरे प्यारे बच्चे। लास्ट में सब्जेक्टिव कहाँ से मिलेगा आपको ये भी हम बताएंगे, और ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ये कहाँ से मिलेगा ये भी आपको बताएंगे लास्ट में, ठीक है, तो लास्ट तक जुड़े जरूर रहिएगा। चलो अगला सवाल बताओ, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो पानी से भरी हुई बाल्टी का कम गहराई मालूम पड़ने के कारण है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं याद रखेंगे। अगला बताइए आप लोग, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम के है ना किस यौगिक का उपयोग करते हैं हम लोग कठोर जल को पीने लायक बनाने के लिए? तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, Na2CO3 होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल बताइएगा बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है? कार्बन के 2 अफरूप के अलावा तीसरे अफरूप का नाम क्या है? तो कार्बन के 2 अफरूप के अलावा तीसरा अफरूप का नाम क्या होता है? याद रखिएगा फुलेरिन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। चलो अगला सवाल है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है, आप लोग इसको याद रखेंगे, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल बताएंगे आप लोग, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? याद रखिएगा आप लोग CO2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग, अगला है
निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो याद रखिए आप लोग, है ना, प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। अगला बताइए आप लोग। अगला, लीड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किस चीज का होता है, ये बताइए आप लोग। यह धुआं किस चीज का होता है, किस पदार्थ का होता है? आप कहेंगे आप लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग, कहता है निम्नलिखित में से कौन अबकारक है? बताइए आप लोग जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन अबकारक है? याद रखिएगा, H2 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग क्या होगा, जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1.2 होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पीतल किसका उदाहरण है? जल्दी बताइएगा आप लोग। आप कहेंगे मिश्र धातु का उदाहरण है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? याद रखिएगा, सोडियम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? बताइए बाबू, क्षारक विलयन का मान कौन देता है? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 13 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग एक के जितने भी तत्व होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्षारीय तत्व, क्षार तत्व, क्षार धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला है वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा, क्षार धातुएं कहलाती है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में अगला है अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाते हैं। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं जल में घुलकर क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिए आप लोग, अम्ल बनाते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है जी? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। सी नंबर ऑप्शन याद रखिए आप लोग। चलिए अगला सवाल है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? तो एथेनॉल जो है सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस बनाता है, याद रखिए आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बनाता है, याद रखिए आप लोग। चलिए अगला सवाल, ठीक है, अगला बताइए बाबू क्या होगा। अगला है आपके सामने, सभी लोग ध्यान देंगे, कहता कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, Na2ZnO2 होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला सवाल बताइए बाबू क्या होगा राइट आंसर। अगला बताइए आप लोग क्या होगा। अगला है कि सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी बताओ बाबू, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। अगला बताइए बाबू क्या होगा, निम्न में से कौन सह संयोजी यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सह संयोजी यौगिक है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है बच्चों। सभी लोग बताओगे राइट आंसर क्या होगा आपका? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, सेरिब्रम होता है, याद रखिए आप लोग। ठीक है, सेरिब्रम होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, 54 नंबर सवाल है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका? आप कहेंगे समजात अंग होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला बताइए बाबू क्या होगा आपका राइट आंसर। पता कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिए आप लोग। ठीक है, चलिए कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग के उदाहरण है? तो कीटों के पंख और चमगादड़ के जो पंख है किस तरह के अंग के उदाहरण है? समजात अंग। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताएंगे, नेफ्रॉन पाया जाता है।
नेफ्रॉन कहाँ होता है जी? आप कहेंगे किडनी में, ब्रिक में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग, ईस्ट में जनन होता है, बताइए आप लोग, ईस्ट में जनन होता है तो कहाँ होता है जी? कैसा जनन होता है, कौन सा? तो आप लोग याद रखिएगा, ईस्ट में जो होता है मुकुलन होता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला है, यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का जो निर्माण है वह होता है कहाँ होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? तो विटामिन, खनिज, पोषक तत्व। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला सवाल, अगला है आपके सामने कि ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है जी? आप लोग याद रखोगे, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, आरबीसी होता है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है, याद रखिएगा। घटपर्णी पीचर्स प्लांट एक उदाहरण है, घटपर्णी जो है किस प्लांट का उदाहरण है, जल्दी बताइएगा आप लोग। तो घटपर्णी का उदाहरण होता है कीटभक्षी पादप। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका जो अन्य नाम है ना, कीटभक्षी पादप भी कहते हैं, याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलो अगला सवाल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। अगला है, तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं? तो तापमान, वर्षा और पवन जो हैं भौतिक कारक में आते हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए आप लोग बच्चों, ठीक है। लास्ट तक जरूर सभी लोग देखिएगा बच्चे, और जो भी नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भर परीक्षा इसी प्रकार से वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराते रहेंगे, ताकि आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छी जाए बच्चे। और याद रखोगे 81 025 82 657 पर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करके आप लोग है ना पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो बच्चों, ठीक है, आंसर के साथ। और है ना ग्रुप में जुड़ सकते हैं सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, नोट्स के लिए बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए आप लोग क्या होगा, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा? तो कौन सी बीमारी बच्चे? आप लोग कहेंगे निमोनिया होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, निमोनिया हो जाएगा आपका, ठीक है। निमोनिया बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से संवाहक उत्तक कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा संवाहक उत्तक है, बताइए कौन सा संवाहक उत्तक है? तो कहेंगे फ्लोएम होता है, जाइलम होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल किसे माना गया है? तो याद रखिएगा आप लोग क्या होगा, आप लोग क्या बोलिएगा? वन होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला बताइए आप लोग, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किसमें सहायक होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका डी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। इन सभी कारणों में, पादपों की लंबाई में, तनों की वृद्धि में, है ना, प्रकाश की ओर मुड़ने में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए आप लोग क्या होगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति संतुलन का अनुरक्षण करता है? जल्दी बताइए बाबू क्या होगा आपका? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अनुमस्तिष्क, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, अनुमस्तिष्क। चलिए अगला सवाल, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? आप लोग याद रखिएगा यूरिया था बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, फटाफट से बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है आपका। अगला है आपके सामने, बताइएगा इसका उत्तर। अगला है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है, आप लोग इसको याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला कहता है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, याद रखिएगा 3 परमाणु होते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? आप कहेंगे एनीमिया होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। पता है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? याद रखिएगा आप लोग, पुराने जाइलम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन पलिया हो जाएगा, पलिया। ऑप्शन नंबर बी वाले
बिल्कुल सही बता रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हृदय के बेस्मों का शीतलन क्या कहलाता है? हृदय के बेस्मों का शीतलन क्या कहलाता है? डायस्टोल कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिए आप लोग, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है कहाँ से स्रावित होता है? वृषण से स्रावित होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला बताइएगा आप लोग, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जल्दी बताइए। 75 का उत्तर आप कहेंगे तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? 76 का जवाब बताइएगा आप लोग। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मितजीवी पोषण होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता कि लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग होता है बच्चों, सभी लोग बताएंगे बच्चे राइट आंसर क्या होगा आपका? आप कहिएगा हल्का पीला होता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। जल्दी बताओगे बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका? पता है अगला सवाल, मेरु रज्जु कहाँ से मिलता है? बताइए मेरु रज्जु कहाँ से मिलता है? तो याद रखिए आप लोग, मेडुला में मिलता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका सी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, मस्तिष्क जो है संवेदीग्राही नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला बताइए, बीज विकसित होता है 80 का जवाब बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? बीजांड में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को पीडीएफ इसका चाहिए मेरे प्यारे साथी, वो आप लोग 8101822657 पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप में। इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ और आंसर के साथ आप लोग को दे दिया जाएगा बच्चे। ठीक है, ग्रुप में जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आप लोग को नोट्स सब कुछ जितना भी चीज बेचते रहते हैं सब कुछ मिलता रहेगा बच्चों। ठीक है, और जो नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी अपने दोस्त के पास शेयर करिएगा, ताकि उनका भी 21 फरवरी वाला जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा जाए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।